हाय एवरीवन, ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आ गया हूँ दिसंबर 2021 जनवरी 2022 के जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स थे उनके एनालिसिस करके। फिलहाल मैं साइंस का करवा रहा हूँ। बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, सीटीपी हो, हर तरह के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है और फाउंडेशन से करने का समय नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करके अगर एनालिसिस करेंगे तो कम समय में ज़्यादा फायदा आपको पहुंच सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्रीज इन माउंटेन रेंज? पर्वतीय श्रृंखला में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके विशेष लक्षण क्या है? ऑप्शन ए स्लोपिंग ब्रांचेस, ऑप्शन बी निडल लाइक लीव्स, ऑप्शन सी वैक्सी थिक स्टेम, ऑप्शन डी लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि सॉरी मतलब कि ए और बी, यानी ऑप्शन वन इसका सही उत्तर है। अब इसको देख लें, हिंदी में भी देख लीजिए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिसको जैसी सुविधा हो वीडियो को पॉज करें। हिंदी में है तो हिंदी में देखिए और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में देखिए। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं? तिरछी शाखाएं होती हैं, सुई नुमा पत्तियां होती हैं, मोम जैसा मोटा तना नहीं होता और लंबी गहरी जड़ें नहीं होता। इसका मतलब ए और बी इसके सही उत्तर हैं और ये ऑप्शन वन में है। ठीक है, लंबी गहरी जड़ें तो मरुस्थलीय पेड़ों में होती है क्योंकि उन जड़ों को बहुत गहराई तक पानी के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है, मतलब कथन आपका है, वाटर बॉयल्स इजली एट लो एल्टीट्यूड रीजन लाइक सी शोर। जैसे समुद्र के किनारे में अगर जाइएगा तो ये कह रहा है कि पानी आसानी से बॉयल हो जाता है। क्या ये सही बात है? ध्यान से इसको पढ़ के देखिए, फिर मैं तो उत्तर आपको बताऊंगा ही। रीज़न इसका बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस एट लोअर एटीट्यूड्स। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सी शोर के पास जाइएगा तो पानी आसानी से बॉयल हो जाएगा। सपोज़ कीजिए कि आप गोवा में किसी तट पर हैं और आप पानी बॉयल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान की तुलना में जल्दी गर्म हो जाएगा क्या? या प्रायद्वीपीय भारत गर्मी के दिनों में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है उससे जल्दी गर्म हो जाएगा? नहीं, असर्शन ही गलत है। तो उसका रीज़न का क्या देखिएगा, तो इसमें असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है, यानी कि ऑप्शन फोर बोथ असर्शन एंड रीज़न और फॉल्स इसका सही उत्तर हुआ। ये हिंदी में है कि समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है, गलत है। कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, तो इसका असर्शन ही गलत है। तो रीज़न उसका क्या देखिएगा, ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू ऑयल? आप जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करता है, और वही डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो एयर तो यहाँ रेयर मीडियम है, ऑयल डेंसर मीडियम है, तो सीधी सी बात है डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड भी कम हो जाएगा और वो बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका ऑप्शन वन जो है, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड द रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस? देखिए, आपने कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा। वह फोर्स जो कॉन्टैक्ट के थ्रू लगे, जैसे कि आपने किसी को पुश किया या पुल किया तो आपने कांटेक्ट किया तब ना आपने बल लगाया अपना, वैसे फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। जैसे आपका मस्कुलर फोर्स हो गया, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स वैसे फोर्सेस होते हैं जहां बिना कांटेक्ट में आए फोर्स आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नेट आप ले लीजिए, दो मैग्नेट को आपस में लाइएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन आप महसूस कीजिएगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो क्या दो मैग्नेट यदि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो क्या वो कांटेक्ट में है? नहीं ना। तो ऐसे फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि तभी आप ऑप्शन में छाट पाइएगा। तो ऑप्शन वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसलिए ऑप्शन वन को तो सीधा आप काट दीजिए। आपको सिर्फ वो सेट बताना है जिसमें कांटेक्ट फोर्सेस होंगे। ऑप्शन टू मस्कुलर फोर्स, सही बात है, ये कांटेक्ट फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी कांटेक्ट फोर्स है।
ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऑप्शन 3 में बढ़ते हैं, ड्रैग, बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स, ये भी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ऑप्शन 4 देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ड्रैग तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसमें जो तीनों जो सेट दिया हुआ है ऑप्शन 3 में, वो सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी ड्रैग, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a magnet is broken into two pieces. If these two pieces are brought closer to each other, they will. आप जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब ये भी जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, यानी नॉर्थ साउथ होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा तो आपस में रिपेल करेगा। अब ये भी जान लीजिए कि मैग्नेट को चाहे आप कितने भी टुकड़ों में काटिए, उसका पोल जो है वो बरकरार रहेगा, यानी हर टुकड़े में नॉर्थ और साउथ रहेगा। तो इसमें यही बोल रहा है कि मान लीजिए एक मैग्नेट है, वो दो पीसेस में टूट गया, और उन दोनों पीसेस को अगर आपस में हम पास में लाते हैं तो क्या होगा। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल किस टुकड़े का किस पोल के पास है। तो इसका ऑप्शन सही 3 जो है आपका, इसका ऑप्शन सही होगा कि मे अट्रैक्ट और रिपेल। डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा टुकड़ा किस टुकड़े के पास रख रहे हैं। अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल कर जाएगा, नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन 3 मे अट्रैक्ट और रिपेल, डिपेंड करता है उनके पोल्स पर जिनको आप नज़दीक ला रहे हैं, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए क्लास एक्सपेरिमेंट अ टीचर टुक 2 ऑब्जेक्ट एंड इमर्स देम इन वाटर। एक क्लास एक्सपेरिमेंट के दौरान एक शिक्षक ने 2 ऑब्जेक्ट लिया, उसको पानी में डुबा दिया। सी रिकॉर्डेड द रीडिंग यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस एज शोन बिलो। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वो रिकॉर्डिंग्स जो है, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है, उन्होंने रिकॉर्ड किया। जैसे ऑब्जेक्ट में देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है एक बी है। मैं जूम कर देता हूँ। वेट ऑफ अ स्टोन इन एयर न्यूटन में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास है उस पर कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर मास को मतलब कि फोर्स वेट को न्यूटन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ अ स्टोन इन एयर कितना था, 92 न्यूटन है। ध्यान से पढ़िए। वेट ऑफ अ स्टोन इन वाटर, ऑब्जेक्ट ए का वाटर में जो वेट है वो अननोन है, एक्स वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ऑब्जेक्ट ए के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस किया जा रहा है वो 16 न्यूटन, और जो बॉयंट फोर्स इस पर लग रहा है वो भी अननोन है, वाई न्यूटन। फिर ऑब्जेक्ट बी में जाइए। ऑब्जेक्ट बी का जो वेट हवा में होगा वो भी अननोन है, यहाँ पर क्यू न्यूटन लिखा हुआ है, लेकिन पानी में उसका जो मेज़र किया गया है वो 70 न्यूटन पाया गया है। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इसमें डिस्प्लेस्ड जो है z न्यूटन है, और बॉयंट फोर्स एक्टिंग इन बॉडी 10 न्यूटन है। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये पता होगा कि हवा में यदि कोई वेट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप हवा में लिए हुए हैं, यदि उसको पानी में ले जाइएगा तो उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा, इस वजह से पानी में वो वस्तु आपको हल्की लगेगी। तो अब हम अंदाज़ा लगाएं कि अगर ए का वेट हवा में 92 है तो उसका वेट पानी में तो 92 से कम होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 2 3 4, 92 से वेट इसमें किस में कम है, ऑब्जेक्ट ए का, यानी एक्स की वैल्यू 92 से कम होनी चाहिए ना, तो किस में है। ऑप्शन 1 और 2 तो वैसे ही छट गए, बचा क्या, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब जो होगा इसी में से कोई होगा। x76 दिया हुआ है ऑप्शन 3 में भी, और 4 में भी x76 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस को कैसे अलग करना है, कैसे छांटना है, इस पर ध्यान दीजिए। अब ऑप्शन बी, अब ऑब्जेक्ट बी को देखिए, उसका वेट पानी में 70 है, एयर में उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी में मतलब क्यू की जो न्यूटन में जो उसका मेज़रमेंट आएगा वो 70 से ऊपर होना चाहिए।
तो ऑप्शन 3 और 4 में देखिए कि क्यू की वैल्यू 70 से ऊपर किस में दी गई है। 3 में क्यू की वैल्यू 80 दी गई है और 4 में क्यू की वैल्यू 10 दी गई है, यानी ऑप्शन 3 इसमें आपका सही उत्तर है। X76, Y16, Z10, Q80। बाकी Y और Z को देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप ऑप्शन छांट सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइजिंग सन इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अप्रोप्रिएट गाइड टू लोकेट डायरेक्शन इन ऑल सीजन। स्टेटमेंट 2 है, पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेस कंटिन्यूसली। पहला स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा तो ये कहता है कि उगता हुआ सूर्य हर मौसम में, हर सीजन में एक सही गाइड नहीं है डायरेक्शन पता लगाने का। क्या ये सही लगता है? आपको पता है कि सूर्य जो है पूर्व की ओर उगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप यदि समर से लेकर विंटर तक ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप ये पाएंगे कि एकदम एक्यूरेटली पूरब से नहीं उग रहा है। धीरे धीरे जो सूरज है वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी पूरब है, कभी लगेगा कि थोड़ा सा दक्षिण पूर्व हो गया, और गर्मी के दिन में लगेगा कि एकदम पूरब से उग रहा है। तो इसमें यही तो बोल रहा है कि राइजिंग सन इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अप्रोप्रिएट गाइड टू लोकेट डायरेक्शन इन ऑल सीजन। हर मौसम में, हर सीजन में उगता हुआ सूरज से आप डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते। स्टेटमेंट 2 है, पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेस कंटिन्यूसली। सही बात है, क्योंकि पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है ना, तो पॉइंट ऑफ सनराइज वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। स्टेटमेंट 3 है, ड्यूरिंग समर सॉल्स्टाइस द पॉइंट ऑफ सनराइज शिफ्ट टुवर्ड नॉर्थ। स्टेटमेंट 4 है, ड्यूरिंग विंटर सॉल्स्टाइस द पॉइंट ऑफ सनराइज शिफ्ट टुवर्ड साउथ। तो ये S3 और S4 गलत है। ऐसा नहीं है कि समर में नॉर्थ की तरफ थोड़ा उगता हुआ शिफ्ट हो जाता है और साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है विंटर सोल्स्टाइस में, तो ये नहीं। इसका सही उत्तर होगा S1 और S2, यानी ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 67 है, हालांकि इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, S1 और S2, जो कि आपको करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इसको आप हिंदी में देख सकते हैं कि उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही है। सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C। 3 आपके पास परख नली है, टेस्ट ट्यूब है A, B और C, ऑल हैविंग कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। सभी में एक कलरलेस लिक्विड डाल दिया गया है जिसकी वॉल्यूम यानी मात्रा उसकी बराबर है और स्ट्रेंथ भी बराबर है। अब क्या डाला गया है ये आपको नहीं पता है। A ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथैलीन इज एडेड टू ईच ऑफ देम। आपको उसके बाद उसमें एक बूंद फेनोल्फथैलीन का उसमें डाल दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि फेनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर है, एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो यह पता लगाता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। बस इस क्वेश्चन का जो जवाब है इसी इंडिकेटर में छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि फेनोल्फथैलीन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि फेनोल्फथैलीन एक ऐसा इंडिकेटर है, ये खुद भी कलरलेस है, लेकिन यदि किसी एसिड में इसको डालिएगा तो वो सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस में इस इंडिकेटर को डाल दीजिएगा तो इसका रंग पिंक हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का रंग जो है पिंक हो जाएगा। यानी समझ गए, यानी किसी टेस्ट ट्यूब में फेनोल्फथैलीन आप डाल रहे हैं और कलर नहीं बदला, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, और कलर बदल के पिंक हो गया, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में जो है बेस है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि डेट टेस्ट ट्यूब A एंड B रिमेन्स कलरलेस, कि A और B कलरलेस रह गए, इसका मतलब A और B दोनों एसिड होंगे। वाइल C बिकम्स पिंक, और C पिंक हो गया, यानी C में टेस्ट ट्यूब में आपने बेस डाला हुआ था, यानी तय हो गया A में भी एसिड होगा, B में भी एसिड होगा, लेकिन C में बेस होगा। When the pink solution of C is added to A and B, अब C में जो सॉल्यूशन डाले थे जो कि आपका पिंक हो गया था, उसी को आप A में भी डाल दिए और B में भी डाल दिए, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व, फिर देखा गया डेट A रिमेन्स कलरलेस, A अभी भी कलरलेस है, बट B अटेन पिंक कलर, लेकिन B का कलर पिंक हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फ्रेंस। अब आपको ये तो समझ गया कि A और B दोनों एसिड होगा और C आपको बेस होगा। तो अब इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कि A और B एसिड है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का आ गया,
लेकिन फिर भी इतना तो पता है। अब ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 को देखें तो उसमें ये तो दिया गया है कि ए एसिड है, बी एसिड है और सी बेस है। ऑप्शन 1 तो सीधे से काट दीजिए, क्योंकि सी किसी भी कीमत पे एसिड नहीं होने वाला, क्योंकि उसने फिनोल्फथालीन जो कि एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर था, उसका रंग उस सॉल्यूशन में डालने पर पिंक हो गया था। अब हम कैसे पता लगाएं कि ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में क्या सही उत्तर है? तो आप देखिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए कि जब हमने जो टेस्ट ट्यूब सी में फिनोल्फथालीन डाला और उसका रंग जो आपको पिंक हो गया, तो इसका मतलब वो बेस था। अब उसको वापस से हम टेस्ट ट्यूब ए में डाल रहे हैं और उसका रंग अभी भी कलरलेस बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि बेस और एसिड मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है, यानी सॉल्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की बात की गई है, तो अगर ए अभी भी अपना रंग नहीं बदल रहा है, जबकि टेस्ट ट्यूब सी में आपने फिनोल्फथालीन डाला हुआ था, अब उसको पूरा उठा के ए और बी में आप डाल रहे हैं बराबर बराबर में, उसके बावजूद भी रंग अगर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ए में जो भी एसिड है वो इतना पावरफुल है कि कुछ बेस को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन अभी भी उसने अपना कलर नहीं बदला, यानी ए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। यानी अब ऑप्शन 2 भी खत्म हो गया। अब सही उत्तर या तो ऑप्शन 3 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। लेकिन जब आप बी में डाल रहे हैं तो बी का कलर चेंज हो जा रहा है। ए ने अपने आप को रोके रखा कि नहीं, कलर चेंज नहीं होने देंगे, क्योंकि एसिड कलर चेंज नहीं होने देगा फिनोल्फथालीन में। जो कुछ बेस सी में होगा वो तो न्यूट्रलाइज हो गया होगा, लेकिन बाकी का एसिड तो रोका होगा ना अपने आप को। लेकिन ऑप्शन बी में वो अपना कलर चेंज कर लिया, यानी ऑप्शन जो टेस्ट ट्यूब बी में अपना कलर चेंज कर लिया जब आपने पूरा टेस्ट ट्यूब सी के जो भी सॉल्यूशन था उसको डाल दिया था। तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब बी में भी एसिड था, लेकिन वो वीक एसिड था। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए में स्ट्रॉन्ग एसिड, बी में वीक एसिड और सी में स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि वो बी के भी जो एसिड था उसको यदि वो पिंक में बदल दे रहा है, यानी हमने जो बेस इस्तेमाल किया था वो भी स्ट्रॉन्ग है। इसको ठीक से एनालिसिस करके देखिएगा, क्वेश्चन को पॉज करके कि क्या कह रहा है। ये फिर हिंदी है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी पढ़ लीजिएगा पॉज करके, जिसको जैसी सुविधा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी यूटिलाइज एज एसिड बेस इंडिकेटर। आपको पता है कि एसिड बेस इंडिकेटर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं और आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी होता है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि फिनोल्फथालीन जो है वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ठीक है, वैसे आप लिटमस पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? आप जानते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। अब है रेड कैबेज लीव एंड टर्मरिक। देखिए, रेड कैबेज लीव और टर्मरिक पहले ही ऑप्शन में दे दिया। दूसरा है सॉल्ट एंड टर्मरिक। तीसरा है बनाना लीव्स एंड कैबेज लीव्स। चौथा है लेमन जूस एंड टर्मरिक। नहीं नहीं, इसमें सही उत्तर है 1। आप जानिए कि रेड कैबेज लीव्स जो हैं और हल्दी जो है, ये दोनों ही एसिड और बेस के नेचुरल इंडिकेटर के रूप में माने जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर, अब अगले हम जाएं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 70 है। रीता वांट टू स्टोर द पिकल्स इन कंटेनर। रीता जो है अपने अचार जो उसने घर में बनाया है उसको कंटेनर में, घर में बनाया है चाहे जहाँ भी बनाया है, रीता वांट टू स्टोर द पिकल्स इन कंटेनर। रीता बस अचार को किसी कंटेनर में स्टोर करना चाहती है। द बेस्ट कंटेनर फॉर दिस पर्पस कैन बी। इसके लिए बेस्ट कंटेनर क्या होगा? अब आप देखिए, ये भी क्वेश्चन एसिड बेस का ही है। जो पिछले 3 क्वेश्चन थे वो तीनों एसिड बेस से डाला गया है। आप ये जान लीजिए कि एसिड हो या बेस हो, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन देता है। एसिड प्लस मेटल का भी रिएक्शन होता है, बेस प्लस मेटल का भी रिएक्शन होता है। ये अलग बात है कि कोई खास एसिड किसी खास मेटल से रिएक्ट करता है, ज़रूरी नहीं कि एसिड हर मेटल से ही रिएक्ट कर जाए, ज़रूरी नहीं है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिएगा तो वो आपको कॉपर से तो रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन वही अगर जिंक से होगा तो रिएक्ट कर जाएगा। ये सामान्य बात है कि जनरली होता है कि एसिड बेस मेटल के साथ मिलकर के रिएक्शन कर जाता है। तो हम ऐसा कोई भी कंटेनर नहीं लेंगे जो या तो किसी मेटल से बना हो या किसी उसी के कंपोनेंट या बेस से बना हो। तो एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास, ये तीनों तो आपको मेटेलिक हो गए थोड़ा सा। और ऑप्शन 2 देखिएगा, ग्लास। ग्लास कोई मेटल वेटल है नहीं। आप जानते हैं ग्लास हो या प्लास्टिक हो, ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं किसी से,
इसलिए पीकल्स जो हैं या तो जनरली आप किसी प्लास्टिक में उसको स्टोर करके रखिए। प्लास्टिक के भी तो जार्स आते हैं, या फिर ग्लास के जार्स में जनरली उसको यूपी बिहार में बोजाम बोला जाता है, उसमें स्टोर करके रखा जाता है। तो आप नहीं भी जान रहे होंगे कि एल्युमिनियम मेटल है इसलिए नहीं स्टोर करना चाहिए वगैरह वगैरह, कॉपर मेटल है नहीं स्टोर करना चाहिए, लेकिन आप ये तो जान रहे हैं ना कि ग्लास में स्टोर होता है। अगर आपने देखा है तब तब आप इसका आंसर ग्लास आप दे सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में फिर से मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।